press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले क्लास में हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी देख रहे थे। इसमें जब श्रीकंठ को पता चलता है कि आनंदी के द्वारा श्रीकंठ को पता चलता है कि लाल बिहारी ने अपनी भाभी के प्रति दुर्व्यवहार किया है, उसके आंखें लाल हो जाती है। आंखें लाल करके अपने पिता के पास जाकर वो कहता कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो पिता एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं, वो टिटक जाते हैं और वो अपने बेटे से कहते कि तुम तो बुद्धिमान होकर मूर्ख की बात पर ध्यान कोई देता है क्या। तो कितना समझाने के बावजूद भी जब श्रीकंठ नहीं सुनता है तो एक एक करके उस गांव में रहने वाले लोग जो है, कुछ लोग हुक्का पीने के बहाना करके, कुछ लोग चिल्लम पीने के बहाना करके उस घर में आकर बैठ जाते। तभी बेनी माधव सिंह बात को एकदम से पलट देते। अभी इतने क्रूरता से, इतने कठोरता से बातें कर रहे थे, अब अपनी वाणी में मधुरता लाते और मधुर आवाज में कहते कि बेटा तुम तो बुद्धिमान हो, लड़के तो ना समझे बेअकल है, उनसे तो अपराध हो गया है, इसीलिए तुम बड़े होकर उसे क्षमा कर देना। तब बेनी माधव लाल श्रीकंठ कहता है मैं तो उसकी दुष्टता के कारण, उसके अंदर रहने वाले क्रूरता के कारण मैं उसे बिल्कुल भी उसे अपना भाई नहीं समझ सकता। इस तरह से कहते। इतना ही हुआ था। अब आगे श्रीकंठ, हाँ, उसकी इस दुष्टता के कारण, दुष्टता को मैं कभी नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना बार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहीं जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो श्रीकंठ अपने पिता से कहता है कि उसकी दुष्टता के कारण, उसके अंदर अभी रहने वाली क्रूरता के कारण मैं बिल्कुल भी उसे अपना भाई नहीं समझता, उसे मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। अगर आप उसी के साथ रहना चाहते हैं, वही प्यारा लगता है, तो आप मुझे कह दीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर अपना संसार का भार में उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरे साथ ही रहना चाहते हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि वो कहीं चला जाए, ये मेरा अंतिम निश्चय है, अंतिम निर्धार है। इस तरह से श्रीकंठ अपने पिता से कहता है। ಶ್ರೀಕಂಠ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೂರತೆಯಿಂದ, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा देख रहा था। चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उसका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। लाल बिहारी सिंह शायद कहीं बाहर गया था, बाहर से घर आया है। घर के चौखट पर खड़ा होकर भाई और पिता के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या बातचीत, क्या बहस हो रही है, वो सुन रहा है। तो वो अपने भाई को इतना स्नेह करता था, इतना प्यार देता था, इतना आदर करता था। वो पिता से भी ज़्यादा अपने भाई को क्या करता था, सम्मान कर देता था। कभी भी उसके भाई के सामने बैठकर हुक्का पी ले या खाट के ऊपर बैठ जाए, इतना साहस कभी भी उन्होंने नहीं किया था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुटखा तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आता तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। तो श्रीकंठ ने भी जब अपने होश संभालते हुए कभी भी उन्होंने अपने भाई को गुटखा, यानी कभी भी उन्होंने डांटा तक नहीं था। भाई को इतना स्नेह करता था। इलाहाबाद में काम करता था। इलाहाबाद से जब भी वो घर आता, खाली हाथ नहीं आता था। अपने भाई के लिए कोई ना कोई तोहफा वो अवश्य ही लेकर आता था। ಶ್ರೀಕಂಠನು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲಹಾಬಾದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. मुगदार की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डोयंडे जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपये
के पैसे लुटाए थे। तो मुगदार मतलब एक तरह की जो एक व्यायाम करने के लिए, कसरत करने के लिए उपयोग होने वाली एक रहता है, वो गेंद के जैसा रहता है, जो हमारे क्रिकेट बैट रहता है ना उसके जैसे ही हैंडल रहते हैं, सामने वो गोलाकार रहते हैं। ऐसे जो एक्सरसाइज करने के लिए लोग, जो कसरत करने वाले लोग उसके लिए उसे यूज़ करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुगदार की जोड़ी। वो भी तो उन्होंने ही अपने बाई के लिए लेकर आया था। और पिछले साल नागपंचमी के त्यौहार के दिन गाँव में क्या होता है, इस तरह की जो दंगल का आयोजन किया जाता है। पिछले साल गौरीपुर गांव में दंगल का आयोजन किया था, वो कुश्ती का आयोजन किया था। लाल बिहारी सिंह अपने से डुएंडे ने अपने से दुगनी जवान को उन्होंने उसे हरा दिया था। अपने भाई को अपने से दुगना जवान को हराते हुए देखकर श्रीकंठ पुलकित हो जाता है और अखाड़े में ही कूदकर अपने भाई को आलिंगन में ले लेता है, हक करता है। और इतना ही नहीं, 5 रुपये उसे नजरें उतारकर उन्होंने दे दिया था। इतना स्नेह करता था वो अपने बाई से। अಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವನು ಮುಗುದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಸರತ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ। ತಮ್ಮನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಗೌರಿಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ತನಗಿಂತ ಈ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ। ಆ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಆ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 5 ರೂಪಾಯಿನ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿನ ತೆಗೆದು ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ। ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। हाँ, ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विद्रावक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। इतना प्यार कराने वाला, इतना स्नेह दिखाने वाला भाई के मुंह से इतनी हृदय विद्रावक मतलब हृदय को छू देने वाली ऐसे बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को रोना आ जाता है। ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಥರ ನಾನಿನ್ನು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗಿಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। तो भाई के मुंह से इस तरह के हृदय को छू देने वाले बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा था। वो जो रो रहा था उसमें सच्चाई थी, वो अपने किए पर पछता रहा था। वो पछताव के कारण उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ। ಅವನು ದುಃಖಿಸಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅವನ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಅವನು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ। बाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उसके सम्मुख कैसे जाऊंगी, उससे कैसे बोलूंगी, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा दिया था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे। तो ये तो 2 दिन पहले घटना घटी थी। लाल बिहारी को भैया आने के 2 दिन पहले से ही उसकी छाती जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि अगर भैया आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, उससे कैसे नज़रें मिलाऊंगी। यह सब सोचकर उसकी छाती जो है ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को समझा दिया था कि कुछ नहीं होगा, भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मुझे अकेले में बुलाकर समझा देंगे। जो उन्होंने सोचा था उस आशा के विपरीत, मतलब उसके आशा के विरुद्ध आज भैया को इस तरह की निर्दयता की मूर्ति बने हुए देखा था। उसके मुंह से ये कहते हुए सुना था कि लाल बिहारी को अब अपना भाई नहीं समझता और इस घर में उसके साथ मैं नहीं रह सकता। यह सुनकर वो अपने आप को ही मूर्ख समझता। मैं भाई के बारे में इस तरह से सोच रहा था ना, मैं ही मूर्ख हूँ। और फिर वो समझता है कि वो जो भाई मेरी इतनी छोटी सी गलती के लिए इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरे प्रति अन्याय कर रहे हैं। ಈಗ 2 ದಿನದ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬರೋದು ಶನಿವಾರ, ಆ 2 ದಿನದ ಮೊದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ। ಅಣ್ಣ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ 2 ದಿನದ ಮೊದಲೇ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗಿಗೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ। ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗಿದೆ। ಅಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಎದುರು ಮಾಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿಲಾಯಿಸಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ।
ಆದರೆ ತಾನೇ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿರ್ದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ವಿಚಾರ. यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देता, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देता, तो कदाचित मतलब बिल्कुल उसे इतना दुख ना होता. पर बाई का यह कहना कि अब मैं इसके मुंह ना देखूंगा, हाँ, इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया. अगर भैया उसे अकेले में बुलाकर कुछ समझा देते या फिर 2-4 थप्पड़ भी लगा देते तो लाल बिहारी को इतना बुरा नहीं लगता. लेकिन भैया के मुंह से ये कह रहा है कि वो इतना, मैं लाल बिहारी की सूरत नहीं देखना चाहता, उसके साथ मैं इस घर में नहीं रह सकता, ये लाल बिहारी को सहन नहीं हुआ. ಅಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೆರಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಖನೂ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था. तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला. तो सीधा वो रोता हुआ घर आया, कमरे में गया और अपने आंखें पोंछा ताकि कोई ये ना समझे कि ये रो रहा था. कपड़े बदल लिया, कपड़े बदलकर सीधा आनंदी की कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है. ಈಗ ಅರ್ಥ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳ್ತಾನೆ. ಅತ್ತ ನಂತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿದವರು ಇವನು ಅಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸೀದಾ ಆನಂದಿ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ರೂಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेंगे. अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ. उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना. यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया. तो वो कपड़ा बदलकर आनंदी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और अपने भाभी से कहता है कि भाभी भैया ने निश्चय कर लिया है कि वो आज के बाद वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए आज के बाद मैं भी उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा और मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए. इस तरह से अपने किए पर भाभी से क्षमा याचना करता है. इतना कहते कहते उसका गला भर आता है, वो चुप हो जाता है. ಆನಂದಿಯ ರೂಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೇ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಅವನ ದುಃಖ ಗಂಟಲು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ये हो गई तीसरा अध्याय. चौथा अध्याय अभी शुरू होता है. हाँ, जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए. बाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो. तो जिस समय लाल बिहारी सिंह आनंदी के कमरे के बाहर खड़ा होकर अपने किए पर भाभी से क्षमा याचना कर रहा था, पछता रहा था, तभी श्रीकंठ अपने कमरे में आता है. कमरे के बाहर बाई को खड़ा देखकर, लाल बिहारी को खड़ा देखकर भी वो मुंह फेर लेता, देखकर भी अनदेखा करता है. तो उसे इतना घृणा करता था, उसके प्रति उसे इतना द्वेष हो गया था, उसके बर्ताव के कारण, व्यवहार के कारण उसे देखकर भी अनदेखा करता है. वो अपने कमरे में कतरा कर मतलब कोई खड़े रहते तो हम इस तरह से साइड करके जो निकलते ना, ऐसे वो साइड करके कमरे के अंदर आता है ताकि उसकी परछाई भी उसे छू ना दे. उतना उसके प्रति उसे इतना द्वेष था, वो कमरे के अंदर कतरा कर यानी साइड होकर कमरे के अंदर आ जाता है. ಈಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರೂಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ನೆರಳು ಕೂಡ ಸೋಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ.
आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इतना तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी अपने पति से तो लाल बिहारी की शिकायत तो कर चुकी थी, लेकिन वो अपने किए पर पछता रही थी। मैंने शिकायत क्यों की? क्योंकि वो स्वभाव से ही दयावती थी, बहुत ज़्यादा गुणवती थी। उसे तनिक यानी जरा सा भी आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। आनंदी ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹತ್ರ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ದೂರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं क्या करूंगी। इसी बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं। तो उसे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, लाल बिहारी घर छोड़कर जाने के लिए भी तो तैयार होगा। और उसके ऊपर उसे ये भी भय लगा हुआ था कि श्रीकंठ इलाहाबाद चलने के लिए, साथ चलने के लिए कह दिया तो मैं क्या करूंगी। वो बनी बनाई गृहस्थी छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ अकेली जाकर कैसे जीवन यापन करूंगी, यह सब सोचकर उसे डर लगा था। और अपने पति पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात को ये इतना क्यों गर्म हो रही, इतना क्यों गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, ये सोचकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी लाल बिहारी सिंह बाहर खड़ा होकर भाभी से पूछता है, भाभी से कहता है, भाभी भैया आज के बाद मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना, इसीलिए मैं भी उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और जो कुछ मुझसे अपराध हुआ मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहते सुनती है तो और भी उसे रोना आता है। उसके अंदर लाल बिहारी सिंह के प्रति जो भी मेल था वो पूरी तरह से मिट जाता है, धुल जाता है और वो रोने लगते हैं। मन की मेल को धोने के लिए नैन जल यानी आंखों के आंसू के अलावा कोई उपयुक्त वस्तु नहीं है। वो भावुक होकर आनंदी रोना शुरू कर देती है। ಅವಳಿಗೆ ಪತಿ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಭಯ, ನಾನೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಇಲಹಾಬಾದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಂದಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಭಾವುಕಳಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಗಿಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಭಾವುಕಳಾಗಿ ಅವನು ಪುನಃ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहा है, श्रीकंठ तो मैं क्या करूं। तो अपने पति से कहती कि लाला यानी प्यार से अपने देवर को बुलाती है, पुकारते मतलब कहती है लाला बाहर खड़ा होकर अपने किए पर पछता रहा है, बहुत रो रहा है। तो श्रीकंठ कहता है रोता है तो रोने दो, मैं क्या करूं। ಅವಾಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಾಲಾ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಡು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಆನಂದಿ, भीतर बुला लो, भीतर यानी अंदर, मेरी जीप को आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। तो अपने आप को कोसते है कि उसे और श्रीकंठ को कहते हैं कि आप अंदर बुला लो, भीतर यानी अंदर बुला लीजिए। मेरी जीप को आग लगी, जीप यानी टंग, मेरी जीप को आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठा लिया, इस तरह से अपने आप को कोसती है. ಅವಳು ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಳಗೆ ಕರೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕರೀರಿ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಜಗಳವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೈಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿಖಂಡ್, ಮೇನಾ ಬುಲಾऊंगा, वो मैं नहीं बुलाऊंगा, इस तरह से इनकार करता है. ನಾನು ಕರೆಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ. आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानी यानी दुख हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे. और वो आनंदी पति को समझाती है, अभी नहीं बुलाएंगे तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, दुख के कारण कहीं चला गया तो आप क्या करेंगे, बाद में पछताने से तो अच्छा है अभी उसे भीतर बुला लीजिए. ಆಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನೀವು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ,
ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಅವನೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. श्रीकंठ ना उठे. इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह देना, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा. तो इतने में श्रीकंठ नहीं उठता है. इतने में लाल बिहारी फिर से कहता है कि भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दीजिए, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना, मुंह नहीं देखना चाहते ना, इसीलिए आज के बाद मैं भी उनसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನಂದಿ लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा. अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया. लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो. तो इतना कहकर वो शीघ्रता से, मतलब जो जोर से कमरे के जो मेन डोर है वहाँ से दरवाजे से बाहर जाने के लिए जल्दी शीघ्रता से आता है. पीछे आनंदी भी अपने कमरे से बाहर निकलती है. लाल बिहारी आगे है, उसके पीछे आनंदी है. वो भी शीघ्रता से आकर आनंदी के हाथ, श्रीकंठ के लाल बिहारी के हाथ को वो पकड़कर उसे रोकती है. तब वो लाल बिहारी पीछे मुड़कर देखता है, उसके आंखों में आंसू भरा हुआ था. आंसू भरे हुए आंखों से वो कहता है कि भाभी मुझे जाने दीजिए. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ಡೋರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆನಂದಿನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡಿತಾಳೆ. ಆಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆನಂದಿ ಕಹಾ ಜಾತೆ ಹೋ. लाल बिहारी जहाँ कोई मेरा मुंह ना देख सके. आनंदी मैं ना जाने दूंगी. लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं. तो आनंदी हाथ पकड़कर उनसे पूछती, कहाँ जा रहे हो. तब लाल बिहारी कहता है, जहाँ पर कोई मेरा चेहरा ना देख सके, मुंह ना देख सके, ऐसी जगह पर मैं जाता हूँ. आनंदी मैं तुम्हें जाने बिल्कुल नहीं दूंगी, इस तरह से कहती. तो लाल बिहारी कहता है, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, योग्य इंसान नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए. ಆನಂದಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊರಗೋಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ जब तक मुझे यह ना मालूम हो कि भैया का मन मेरे तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा. तो जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि भैया के प्रति मेरे मन में, भैया मेरे बारे में जो बुरा सोचते हैं, भैया के मन में मेरे प्रति जो मैल है वो धुल गया है, वो ख़त्म हो गए हैं, ये मुझे पता नहीं चलता, तब तक मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा. वो कहता कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि भैया के मन में मेरे प्रति जो मैल है वो धुल गया है, तब तक मैं इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी मैं नहीं रहूँगा. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನಂದಿ मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है. तनिक मतलब ज़रा सा भी. वो कहती कि ईश्वर को साक्षी मानकर मैं कहती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी कोई मेल नहीं है. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೇವರ ಆಣೆಯಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला. उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया. दोनों भाई खूब फूट कर रो रहे. लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी ये मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड दोगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा. तभी श्रीकंठ के पिता श्रीकंठ बाहर खड़ा होकर भाई और भाभी के प्रति यानी अपनी पत्नी आनंदी के प्रति जो भी वार्तालाप हो रहा था उन्होंने सुना होगा, इसीलिए उसका हृदय भी तो पिघल जाता है. वो भाग कर आकर लाल बिहारी को गले से लगा देते हैं. दोनों भाई खूब फूट कर रोने लगते हैं. तब लाल बिहारी सिंह सिसकते मतलब इस तरह से कहते हुए सिसकते हुए उन्होंने कहा, भैया आप कभी ये मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इसके अलावा तुम मुझे जो भी दंड दोगे, जो भी पनिशमेंट दोगे, मैं सहर्ष यानी हंसते हंसते स्वीकार करूंगा.
ಆಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದುನ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ. ಅವನ ಹೃದಯನು ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಡ್ ಬಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಏನೇ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಗ್ತಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। श्रीकंठ कांपते हुए कंपित ध्वनि में आवाज में कहता है कि प्यार से अपने भाई को डांटता है। लल्लू यानी बुद्धू इस तरह से जो हम डांटते, लल्लू इन बातों को अभी यहीं पर भूल जाओ, अगर ईश्वर चाहेगा तो आगे हमारे जीवन में ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा अवसर नहीं आएगा। ಶ್ರೀಕಂಠನು ಕೂಡ ಕಂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. श्रीकंठ ने बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती। बेनी माधव सिंह शायद बाहर गए थे, अंदर आते दोनों भाइयों को इस तरह से गले मिले हुए देखकर वो भी आनंद से पुलकित हो जाते। वो आनंदित होकर भावुक होकर उनके मुंह से यही शब्द निकलता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। ಈಗ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಪುಳಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಆನಂದದಿಂದ ಅವರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯ ಒಡೆಯೋದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಡಿತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों से आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती। जब दूसरे दिन गांव में रहने वाले लोगों को पता चला कि आनंदी अपने गुण स्वभाव से उन्होंने लाल बिहारी को घर से जाने से रोक लिया, घर को बिखरता हुआ संभाल लिया, तब गांव भर के लोग इन्हीं शब्दों से आनंदी को सराहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती। ಈಗ ಮಾರನೇ ದಿನ ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಆನಂದಿ ತನ್ನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲು, ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆದ್ಲು. ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. समझ में आया ना? ये हो गई प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी। अब एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? श्रीकंठ सिंह था। श्रीकंठ कब गराया करता था? शनिवार को। आनंदी के पिता का नाम क्या है? आनंदी के पिता का नाम लिखिए, भूप सिंह। ताली उठाकर किसने पलट दी? लाल बिहारी सिंह ने। गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? बेनी माधव सिंह। किसकी आंखें लाल हो गई थी? श्रीकंठ की। बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। अब किसने किससे कहा? देखिए, आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है किसने किससे कहा। यह वाक्य किसने किससे कहा ये लिखा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। जल्दी से पहला प्रश्न, जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से कहा। प्रस्तुत वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी आनंदी से कहा। दूसरा प्रश्न, जिसके गुमान पर बोली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। प्रस्तुत वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से कहा। तीसरा प्रश्न, बुद्धिमान लोग मूर्ख की बात पर ध्यान नहीं देते। प्रस्तुत वाक्य को बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से कहा। 5वां प्रश्न, अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूं। प्रस्तुत वाक्य को लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी से कहा, भाभी आनंदी से कहा। 6th क्वेश्चन, भैया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। लाल बिहारी सिंह ने अपने भाई श्रीकंठ से कहा, अपने भाई से कहा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। लाल बिहारी सिंह ने अपने भाभी आनंदी से कहा। वाक्य शुद्धि कीजिए।
उसके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। वाक्य शुद्धि कीजिए, आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। वो वर्कबुक में से भी पूछ सकते हैं और टेक्स्ट बुक में भी, इसीलिए बता रही हूँ। वाक्य शुद्धि कीजिए। उसके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। उसकी क्या होना है? उसके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। स्वयं उनका पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। स्वयं उनका क्या होना है? स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। आनंदी अपने नए घर में आया। आनंदी अपने नए घर में आई। मुझे जाना दो, मुझे जाने दो। ये हो गई। वाक्य शुद्धि कीजिए। इसके बाद आपको एग्जाम में कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से या उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, इस तरह से पूछते हैं। तो कोष्टक यानी ब्रैकेट, उसमें आंसर दिया जाता है और वाक्य में जो भी सूटेबल है, जो भी सही है, आपको चयन करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस दरवाजे पर डैश जूमता था। इस दरवाजे पर हाथी जूमता था। डैश में रामलीला के वही जन्मदाता थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। सुंदर डैश को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। श्रीकंठ सिंह डैश को गराया करते थे। शनिवार को गराया करते थे। बड़े घर की बेटियां डैश ही होती है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। अन्य लिंग रूप लिखे। ठाकुर ठाकुराइन, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, बुद्धिमान बुद्धिमती, हाथी हथनी, भाई बहन। इस तरह के 3 मार्क्स के लिए अन्य लिंग लिखने के लिए कहते हैं। अन्य लिंग रूप लिखना है, लिंग पहचानना नहीं है, अन्य लिंग रूप लिखना है। अन्य वचन रूप आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। घर घर ही रहते, बेटे बेटी बेटियां, भैंस भैंसे, स्त्री स्त्रियां, आंखें आंख, थाली तालियां। पहले आपको देखना है वो किस वचन में, उसके अनुसार आपको बदलना है। आशा करती हूँ बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।